जियोग्राफी, विश्व भूगोल, घटना चक्र। विश्व में कौन कौन लैंग्वेज किस स्तर पे बोली जाती हैं? जैसे अंग्रेजी सबसे पहले पे है, बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक इंग्लिश की है एज ए मेन लैंग्वेज। फिर सेकंड पे है मंदारिन यानी चीनी। तीसरे पे है हिंदी। हिंदी जो है विश्व स्तर पे तीसरे नंबर पर बोली जाती है। उसके बाद स्पेनिश चौथे नंबर पे है, फ्रेंच है, फिर अरबी है, सातवें नंबर पुर्तगालीज है, फिर उसके बाद बंगाली है, सातवें नंबर पे बंगाली है, आठवें नंबर पुर्तगीज है, नौवें नंबर रसियन, फिर 10 उर्दू, उर्दू 10वें पे है। ये इसमें देखें हिंदी जो है तीसरे पे है, बंगाली एक भारतीय भाषा है जो कि 7वें नंबर पे है, उर्दू जो है ये 10वें नंबर पे है विश्व स्तर पे। फिर मराठी है देखिए, फिर उसके बाद 15 के बाद 15, 16, 17 यानी मराठी, तेलुगु, तमिल ये सब आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरेंटो भाषा का विकास एल ज़ेमेनहॉफ ने 1887 में किया था। एस्पेरेंटो भाषा कब? एल ज़ेमेन द्वारा कब? 1887 में। चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा में यहाँ की राजभाषा स्पेनिश है। कहाँ कहाँ की? चिली की, कोलंबिया की और क्यूबा की राजभाषा क्या है? स्पेनिश है। सिंगापुर की ऑफिशियल भाषा है मलय, राष्ट्रीय भाषा है, यानी तमिल। तमिल सिंगापुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल और मलय। उसके बाद ये देखेंगे तो इंडोनेशियन बोले जाने वाली भाषाओं में इंडोनेशियाई भाषा, अंग्रेजी, डच, जावानीज इत्यादि हैं। मॉरिशस में जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, हक्का, भोजपुरी, क्रेओल। मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है। स्पेनिश चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा की आधिकारिक भाषा है, जबकि कांगो की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच। कांगो गणराज्य की क्या भाषा है? फ्रेंच है। तमिल जो है सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। फिर उसके बाद डेनिश जो है डेनमार्क की है, डच जो है नीदरलैंड की है, मंदारिन चीन की है और बहासा भाषा कहाँ की है? इंडोनेशिया की बहासा भाषा। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी की आवास के पिग्मियों के आवास को क्या कहते हैं? मोंगुलस कहते हैं। उसके बाद यह जनजाति काले नाटे कद की निग्रिटो या निग्रोटो प्रजाति की होती हैं। एस्किमो जनजाति अलास्का ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली एक मंगोलाइड प्रजाति है। एस्किमो कैसे हैं? एस्किमो जो हैं यह मंगोलाइड प्रजाति के हैं। और एस्किमो जो हैं इनका मुख्य शस्त्र जो है हार्पून होता है। क्या? हार्पून। इन्यूट जो है, इनुइट एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम है। क्या है इन्यूट? इन्यूट जो है इनका स्थानीय नाम है एस्किमो का। ये इग्लू में रहती हैं, इग्लू इनका घर होता है बर्फ़ का। मसाई जनजाति झोपड़ियों में रहते हैं। मसाई जनजाति किस में रहते हैं? झोपड़ियों में, जिसे क्राल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राल कहा जाता है। बुशमैन जो जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। बुशमैन कहाँ रहते हैं? कालाहारी में। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं, जो दीमक होते हैं। जुलू यानी दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। कहाँ? जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। ये जनजाति जो है अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू लोग, जुलू एक प्रदेश भी है ना अफ्रीका में। जुलू कबीलों और अंग्रेज़ों के मध्य 1879 में ईसानडलवाना का युद्ध हुआ था। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों एवं इंडोनेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। सकाई कहाँ? मलय और मलेशिया में। सकाई जनजाति आखेट के रूप में फूंक नली ब्लो पाइप का प्रयोग करती है। फूंक नली। सामी जनजाति यह लैप्स जनजाति है, प्रमुख रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप
में पाई जाने वाली है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश कहते हैं। फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश कहते हैं। सामी जनजाति यहीं पाई जाती हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप जो कि रूस का है। बद्दू जो जनजाति है अरब के मरुस्थल में रहती हैं, अरब यानी अरब प्रदेश में, और इनका संबंध आर्मीनाइड एवं भूमध्य सागर काकेसाइड प्रजातियों से होता है बद्दू का। बोरा जनजाति जो कि पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती हैं। बोरा कहाँ? अमेजन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में। यूका गिर जनजाति यह उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बारखोयांस्क और स्टेनवाय पर्वत के मध्य रहने वाली मंगोलाइड प्रजाति है। कौन? यूका गिर। कहाँ जनजाति? साइबेरिया में रहती है और स्टेनवाय पर्वत के आसपास। माया जो जनजाति है, माया जनजाति मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। माया सभ्यता है ना, वही जनजातियाँ हैं ये। माओरी जो है न्यूजीलैंड में रहती हैं। उसके बाद विश्व का फुलानी जनजाति ये जो है कि पश्चिम अफ्रीका में रहती हैं। बंतू जनजाति का पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। बंतू कहाँ? पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। नूबा जनजाति सूडान में रहती है। विद्या जनजाति श्रीलंका, बर्बर जनजाति मोरक्को सहित उत्तरी एनू जनजाति निवास है। उसके बाद जापान में एटा जनजाति निवास करती है। एनू जनजाति का निवास कहाँ है? जापान में, और जबकि एटा जनजाति जो है ये फिलीपींस में। एटा जनजाति कहाँ? फिलीपींस में, एनू जापान में। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। जो जिप्सी लोग उनका मूल स्थान भारत है। ये डोम जनजाति से मानी जाती है। इनके पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्क्योप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव वो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है उनका काल। नार्डिक जो होते हैं, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरी, इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। किसकी? नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरी, इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। नार्डिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। फ्रांस का डोर्डेनन क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जैसे पिग्मी कांगो में, एस्किमो जापान, कनाडा, इसमें मसाई पूर्वी अफ्रीका में। मसाई कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी, जुलू दक्षिण अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, सेकाई मलय प्रायद्वीप, पापुआन हो गए। बद्दू अरब मरुस्थल, बोरा अमेजन, खिरगिज मध्य एशिया, यूका गिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र, यूका गिर उत्तर पूर्व साइबेरिया क्षेत्र। माया मध्य अमेरिका, माओरी न्यूजीलैंड, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, और जबकि मसाई पूर्वी अफ्रीका में। विद्या श्रीलंका में, एनू जापान में, बर्बर मोरक्को अल्जीरिया में, नूबा सूडान में, बोरो ब्राज़ील में जनजातियाँ सब पाई जाती हैं। ये यहूदी जनजाति इजराइल में पाई जाती है। टेडा जनजाति लीबिया में पाई जाती है। टेडा कहाँ? लीबिया में। यहूदी इजराइल में। बेजा जनजाति मिस्र में, और लुर ईरान में। बेजा मिस्र में, टेडा लीबिया में, यहूदी इजराइल में। ध्रुवीय क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले साधन जैसे कयाक जो है, यह शिकार हेतु सकरी नाव होती है, उसे कयाक कहते हैं। इनुइट जो है बर्फ़ का मकान होता है, इग्लू जैसा। यूनियाक जो है परिवहन हेतु नाव होता है। स्लेज जो है कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी होती है, स्लेज कुत्तों द्वारा। बुशमैन जो है नामीबिया में पाई जाती है। मध्य पूर्व यूरोप एवं पश्चिमी मध्य अमेरिका में अल्पाइन प्रजाति पाई जाती हैं। कांगो बेसिन में पिग्मी प्रजाति पाई जाती हैं। कालाहारी बुशमैन। स्कैंडिनेविया में नार्डिक और दक्षिण पूर्व एशिया में निग्रेटो प्रजाति पाई जाती हैं। फुलानी जो है पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जो है पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में। मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में। नूबा जो है सूडान में।
बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है। बोर्नियो में कौन जनजाति? पुनान। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति पाई जाती है। रुवाला अरब मरुस्थल में। लैप्स जनजाति जो है स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है। कोरियाक जनजाति जो है यह जो है रूस में पाई जाती है, अलास्का में नहीं। कोरियाक जनजाति यह रूस में पाई जाती है, अलास्का में नहीं पाई जाती है। अब ये हो गया मृदा। मृदा में जिस मिट्टी का रंग जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। किसमें? केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है केशिका क्रिया। 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा केशिका क्रिया चिकनी में होगी, फिर दोमट में होगी, फिर बलुई दोमट में होगी, फिर सबसे कम बलुई में होगी। चिकनी, दोमट, बलुई दोमट, बलुई। पॉट जॉल जो है ये मिट्टियाँ वन आच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। पॉट जॉल मिट्टियाँ यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। चरनोजम मिट्टियाँ वन घास क्षेत्रों एवं अवान्तर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। चरनोजम मिट्टियाँ कहाँ हैं? वन घास क्षेत्रों एवं अवान्तर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। लेटराइट मिट्टी जो है उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट। चेस्टनट मिट्टी जो है, चेस्टनट मिट्टी शुष्क भागों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ होती हैं। चेस्टनट कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क भागों में। सीरोजम मिट्टियाँ मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली है, एक क्षारीय मिट्टी होती है। सीरोजम कहाँ? मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी होती है, जिसे सीरोजम मिट्टी कहते हैं। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल मृदा होती है। कैसी होती है टेरा रोसा? लाल मृदा होती है टेरा रोसा, जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। टेरा रोसा का निर्माण कैसे होता है? चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। प्रेरी जो है मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। प्रेरीज कहाँ पाई जाती हैं? शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। फिर देखो लंबी घास की यह मिट्टी होती है प्रेरी। चरनोजम जो हैं और धूसर बादामी पाटजाल के मिश्रित गुणों वाली मृदा है। चरनोजम कैसी मृदा है? यह जो है धूसर बादामी पाटजाल के मिश्रित गुणों वाली मृदा होती है चरनोजम। हैलोफाइट्स जो है, हैलोफाइट्स क्षारीय लवणीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां हैं। हैलोफाइट चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। और ठंड प्रदेशों में क्रायोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा को जेरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट वनस्पतियां जलीय क्षेत्रों में होती हैं और जल प्लावित एवं दलदली क्षेत्रों में हाइग्रोफाइट। देखो हाइड्रोफाइट तो जलीय क्षेत्र में, लेकिन जहाँ जल प्लावित और मार्श एरिया है, यानी फ्लडेड एंड मार्श एरिया, वहाँ पे हाइग्रोफाइट का मिट्टी मिलती है, सॉइल। फिर उसके बाद देखिए मृतिका घटता क्रम है। सबसे मृतिका में फिर गाद, फिर बालू, यानी कण जो है सबसे छोटा कण मृतिका होगा, यानी क्ले सॉइल, फिर उसके बाद सिल्ट सॉइल, फिर एंड सैंड सॉइल, फिर इसके बाद ग्रेवाल्स होता है। ग्रेवल्स पहले मृतिका, फिर गाद, फिर बालू, इसके बाद भी ग्रेवाल्स होता है। पाटजाल जो है, पाटजाल शीत समशीतोष्ण की जो पाटजाल मृदा जो है शीत और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चरनोजम जो है समशीतोष्ण स्टेपी में पाई जाती हैं। स्पॉटजोल जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती हैं। स्पॉटजोल आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती हैं। और लेटराइट जो है उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेटराइट कहाँ पाई जाती हैं? उष्ण एवं आर्द्र में। स्पॉटजोल जो है आर्द्र एवं शीत समशीतोष्ण में। चरनोजम जो है समशीतोष्ण शीत स्टेपी में। और पाटजाल जो है शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है। केचुए जो होते हैं
उनको पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। पटपरा जो है, पटपरा का गठन कब हुआ था मिट्टी में? जैसे पटपरा मिट्टी का गठन मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था। पटपरा मिट्टी का गठन मध्य पूर्व पाषाण काल में। खेतौड़ी नवपाषाण काल एवं लघु पाषाण, खेतौड़ी लघु नवपाषाण लघु। बघोर जो है उत्तर पूर्व पाषाण काल, बघोर क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध। सिंहावल जो है प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल का क्षेत्र था सिंहावल, और बघोर उत्तर का, खेतौड़ी नवपाषाण काल का, और पटपरा मध्य पाषाण। ये कब गठन हुआ, किस काल में, किन क्षेत्रों को, उसके लिए है। W.M. डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। वहीं वाल्टर फेक ने डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना का प्रतिपादन किया था। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना किसका है? वाल्टर पेंक का। और अपर्दन चक्र किसका है? मॉरिस डेविस का। विश्व की जलवायु, जैसे पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। एक तो हो गया उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, एक हो गया शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, एक हो गया शीत कटिबंध फ्रिज्ड जोन। यही 3 जोन हैं। अब एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के कटिबंध समाहित होते हैं। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। विषुवत रेखीय जो जलवायु प्रदेश होते हैं, यह जो हैं उत्तर एवं दक्षिण में 5 डिग्री से 10 अक्षांश तक होते हैं। 5 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र जो होते हैं, वही विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। और इन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात संवहनी वर्षा होती है। कैसी वर्षा? संवहनी वर्षा होती है। और विषुवत रेखीय प्रदेश में यहाँ क्या क्या मिलता है? गाटा पारचा, मतलब यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गाटा पारचा, रबर, इबोनी, ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, चंदन, सिनकोना हैं। ये सब आदि प्रमुख यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं संवहनी प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ ये सब बारिश में ही ज़्यादा उगते हैं। गाटा पारचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बीत, महोगनी, चंदन, सिनकोना। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका यानी पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला को सम्मिलित किया जाता है। ये सब जो प्रदेश होते हैं, इनको विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। कौन कौन? ये कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, पूर्वी मध्य अमेरिका का पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, जो मध्य अमेरिकी देश इन्हें कहते हैं, ये सब हैं। यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। गाटा परचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, चंदन भी होता है। महोगनी, चंदन, सिनकोना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र, यह प्रदेश जो है व्यापारिक हवाओं के प्रदेश में आता है। यहाँ व्यापारिक हवाएं चलती हैं इन्हीं 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इसके अंतर्गत भारत, पाक, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग यानी वो केन्या होने वाला, इस तरह जो पूर्वी तट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट भाग, दक्षिण और पूर्वी तट भाग, वो सब एरिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये सम्मिलित किया जाता है इस क्षेत्र में। किसमें? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में, जो कि 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भारत, पाक, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित है। फिर
सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, यह जो है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश एवं विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समान रहती है। यहाँ सवाना, यहाँ जो वनस्पतियों मोटी घासें यहाँ मिलती हैं सवाना में। सवाना को शिकारों का प्रदेश कहते हैं ना। इसके आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं सवाना के, शिकारों का प्रदेश, सूडान तुल्य जलवायु। यहाँ जो है औसतन वार्षिक वर्षा जो 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है सवाना तुल्य में। और किसी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं आ पाता, यानी 20 से नीचे तापमान नहीं रहता है, उसके ऊपर ही रहता है। इसका विस्तार, सवाना का विस्तार जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राज़ील और पराग्वे में है। कहाँ कहाँ? और अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार है इसका। वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, मध्य ब्राज़ील, पराग्वे में। सूडान जो है, सूडान एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है सूडान तुल्य जलवायु। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में भी सूडान तुल्य जलवायु पाया जाता है। फिर हो गया सहारा तुल्य जलवायु। सहारा तुल्य जलवायु, इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है सहारा तुल्य जलवायु को। यह जलवायु प्रदेश 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये सब सहारा हो गया या सवाना हो गया, ये सब उष्णकटिबंधीय जो जलवायु हैं उसी के सब पार्ट हैं। ये सब उष्णकटिबंधीय जलवायु 5 से 30 में पाया जाता है, उसी के सब पार्ट में सहारा हैं, सवाना भी है, ये सब उसी के सब पार्ट है। तो सहारा जो तुल्य जलवायु प्रदेश है, इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। यह प्रदेश जलवायु प्रदेश 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित होता है। यह जलवायु प्रायः महाद्वीपों को पश्चिमी भागों में होता है। और ग्रीष्मकाल का यहाँ औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच रहता है। जैसे उसी में ईरान का दस्त ए लुट रेगिस्तान प्रसिद्ध है, उसी प्रदेश में आता है। हाँ, उसके बाद इस प्रदेश के एशिया का थार आता है, अरब का प्रायद्वीप आता है इसी में, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, ये सब इसी सहारा में भी आता है, सहारा में ही आते हैं सब। अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल यानी मोजावे और एरिजोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल। कौन कौन? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनानी, गिब्सन, ये सब। गिब्सन भी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। तनानी ऑस्ट्रेलिया का है। ये सब उसी प्रदेश में सहारा के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया था 2005 में 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इसे उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु किया गया। यह जो है जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 से 40 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतकाल में यहाँ का तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तक होता है और औसत वार्षिक वर्षा जो है 30 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान 5 से 10 और शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में 20 से 27 और वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक 37 से 75। जैसे इस भूमध्य सागरीय वाले में क्षेत्र में इटली का ग्रीस आता है, इटली, ग्रीस, दक्षिणी इटली, कुछ पश्चिमी तुर्की का क्षेत्र आता है, सीरिया आता है इसमें, पश्चिमी इजराइल आता है इसी के अंतर्गत, इस प्रदेश के अंतर्गत, यानी ये भूमध्य सागरीय जो है।
उत्तर पश्चिम अफ्रीका आता है। कौन? उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया आता है। उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया आता है। मध्य चिली आता है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग आता है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। कौन कौन? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, इजराइल का कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, इटली, कुछ भाग ग्रीस का, पश्चिमी तुर्की, सीरिया और पश्चिमी इजराइल, ये सब क्षेत्र आते हैं। फिर चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है। कैसे? यहाँ सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती हैं। चीन तुल्य जलवायु जो है अक्सर प्रायः पूर्वी भागों में पाई जाती हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व चीन, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पूर्व ही अक्सर पाया जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व, चीन का दक्षिण पूर्व, यूएसए का दक्षिण पूर्व, ब्राज़ील का दक्षिण पूर्व। फिर ये है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। कैसी? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेशों में पाया जाता है। स्टेपी तुल्य स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। कैसा? स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है और यहाँ जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है स्टेपी में 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में। अमेरिका में कनाडा के घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान एवं यूरेशिया घास मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका का, अमेरिका का, कनाडा का, इस सब का घास का मैदान इसमें पाया जाता है। फिर पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। कौन? पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। यह मुख्यतः 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ औसत तापमान 15 से 21 डिग्री के मध्य रहता है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा यहाँ होती है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में। और इसके अंतर्गत यूरोप, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ वाशिंगटन, ओरेगॉन प्रांत, यूएसए का ओरेगॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का, चिली का कुछ प्रांत, न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। यह जो है आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का होता है। सेंट लॉरेंस तुल्य, सेंट लॉरेंस नदी है ना, उसी के नाम से बना है सेंट लॉरेंस नदी, उस प्रकार की। तो ये जो है अक्सर 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है यह जलवायु। इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग आता है, चीन का मंचूरिया प्रदेश आता है, अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी आती है, कनाडा के सागरी प्रांत को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन? अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया, अमेरिका का सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा, ये सब सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। कौन सा? टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश को साइबेरियाई प्रकार की जलवायु कहते हैं। टैगा को साइबेरियाई तुल्य प्रकार की जलवायु कहते हैं, जो सूक्ष्म तापीय जलवायु माइक्रो थर्मल क्लाइमेट के अंतर्गत आती है। विश्व संगठन के अनुसार विश्व का न्यूनतम तापमान वोस्टोक, यानी कि जो कि ये वोस्टोक जो है रूस में है, पूर्वी अंटार्कटिका 21 जुलाई 1983 को -89.3 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 128 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। अब तक का हाईएस्ट है ये।
फिर ये टैगा जो है उत्तरी अमेरिका में, इस टैगा प्रकार की जलवायु जो है उत्तरी अमेरिका की अलास्का, कनाडा के का ऊपरी भाग, यूरेशिया में पश्चिम में, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया को सम्मिलित इसमें किया जाता है टैगा वाले में। फिर टुंड्रा है, ये तो और भी ठंडा प्रदेश होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम होती है। टुंड्रा प्रदेश को लिथोसाल में केवल लाइकेन तथा मांस ही पनपते हैं। टुंड्रा प्रदेश की लिथोसाल में केवल लाइकेन और मांस यही वनस्पति उगते हैं। अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। अल्पाइन में हेकिस्टोथर्म कहते हैं। अब वनस्पतिक क्षेत्र हैं, वनस्पतियाँ जैसे टुंड्रा एवं शीत प्रधान प्रदेशों में कैसी वनस्पतियाँ होती हैं, तो क्रायोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जेरोफाइट पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति में ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियाँ जो होती हैं यह मेसोफाइट होती हैं। शीतोष्ण में मेसोफाइट। कड़ी चट्टानों पर लिथोफाइट, दलदली में हाइग्रोफाइट, नमकीन में हेलोफाइट, जल प्लावित में हाइड्रोफाइट। इथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। कांगो गणराज्य, गैबन, जायरे ये सब भूमध्य रेखा में आते हैं जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। चीनुक जो है, चीनुक का अर्थ होता है हिमभक्षी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है। जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इससे बर्फ पिघल जाते हैं। चीनुक के समान ही आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढलान से ऊपर उठने वाली पवन जो होती हैं, ऐसी पवन को फान पवन कहते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में फान चलता है। उसके बाद सेंट एना जो है दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन है। कौन? सेंट एना। सेंट एना चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंट एना पर्वत पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती हैं। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिमी अफ्रीका तक चलने वाली शुष्क एवं रेतीली स्थानीय पवन है। हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहते हैं। सिराको जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क, सिराको कैसे है? गर्म शुष्क है। कहाँ? सहारा से भूमध्य सागर के बीच चलती है। सिराको जो है पवन द्वारा लीबियम से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, स्पेन, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। फिर मिस्र में खामसिन चलती है हवा। गिबली जो ट्यूनीशिया में चलती है। ट्यूनीशिया में चिली आदि नाम से चलती है। लीबिया में गिबली नाम से, ट्यूनीशिया में यही जो है ट्यूनीशिया में चिली नाम से ये हवा हो जाती है, और जबकि लीबिया में इसका नाम गिबली रहता है। सीमुम जो है अरब में रेगिस्तान में बहने वाली स्थानीय पवन है। इस पवन को कुर्दिस्तान रेगिस्तान भी कहा जाता है। मिस्टल जो है ठंडी ध्रुवी स्थानीय पवन है, जो कि रूम सागर में चलती है, खासकर स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है मिस्टल। बोरा जो है बोरा, यह शुष्क एवं ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। मिस्टल की अपेक्षा बोरा कुछ आर्द्र यानी एड्रियाटिक सागर के कारण भी होती है। ब्लिजार्ड जो है हिम झंझावात तक युक्त ध्रुवीय पवनें होती हैं। जोंडा जो है अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। जोंडा अर्जेंटीना में। ब्लैक रोलर यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में प्रवाहित होने वाली अति गर्म शुष्क
तीव्र गति की स्थानीय हवा होती है ब्लैक रोलर। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा होती है। यामो जापान में चलने वाली गर्म हवा है। पुरगा यह रूस के टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली ठंडी हवा है। लेवेंटर जो है स्पेन में चलने वाली हवा है। पैम्पोरो जो है पैम्पोरो यह दक्षिण अमेरिका के पम्पास में चलने वाली ठंडी हवा है पैम्पोरो। अब जैसे कुछ प्रमुख ठंडी हवाएं कहाँ चलती है, जैसे नॉर्दर्न जो ठंडी हवा है यूएसए में चलती है। नाटो ठंडी हवा यूएसए और मैक्सिको में। बिली वाव ठंडी हवा अलास्का में। पैम्पोरो ठंडी हवा अर्जेंटीना में। पापागायो ठंडी हवा मैक्सिको में। पुरगा ठंडी हवा टुंड्रा प्रदेश में। बाइज ठंडी हवा पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। मिस्ट्रल ठंडी हवा स्पेन और फ्रांस में। बुरान ठंडी हवा कहाँ, रूस में। बोरा ठंडी हवा एड्रियाटिक तट पर। बोरा कहाँ, एड्रियाटिक। केप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक हवा यह दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। हबूब जो होते ठंडी हवा सूडान में। सिस्तान ठंडी हवा पूर्वी ईरान में। सिस्तान कहाँ, पूर्वी ईरान में। ट्रेमोंटेन ठंडी हवा मध्य यूरोप में। लेवेंटर जो है ठंडी हवा स्पेन में। अब यह कुछ विश्व की गर्म हवाएं हैं जैसे स्थानीय, जैसे सिराको गर्म हवा सहारा मरुस्थल इटली में चलती है। सिराको। चिनूक जो है राकीज पर्वत पर चलती है, यह गर्म हवा है। फान गर्म हवा स्विट्जरलैंड में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। सिमूम अरब रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। गिबली गर्म हवा लीबिया में। खमसिन गर्म हवा मिस्र में। लिस्ट क्या है, एक लिस्ट गर्म हवा मडीरा कनारी द्वीप पर। चिली गर्म हवा ट्यूनीसिया में। कोइम्बैंग जावा में। सामल इराक में। इराक में। नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड में। सेंट एना दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सेंट एना कहाँ, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सामूम गर्म हवा ईरान में। लू उत्तर भारत में। अयाला गर्म हवा फ्रांस में। सोलैनो गर्म हवा दक्षिण पूर्वी स्पेन में। पोनेटी गर्म हवा उत्तर पूर्व भूमध्य सागर में। पोनेटी गर्म हवा। बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा, बर्ग दक्षिण अफ्रीका। सुखोवे हवा रूस एवं कजाकिस्तान में। सुखोवे यह गर्म हवा है। सुखोवे, पोनेटी, बर्ग। सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में। अयाला फ्रांस में। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सुखोवे रूस में। लू सामूम हो गया। उसके बाद लिस्ट कहाँ, मडीरा में कनारी द्वीप में। फेरल के नियमानुसार जो फेरल्स लॉ है उसमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में कहाँ, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का प्रतिरूप वामावर्त होता है। इसी प्रकार से भूघर्षण एवं अभिकेंद्री त्वरण भी हवाओं की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। विश्व में वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। कौन, वेलिंगटन। ध्रुवी पौने ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली ध्रुवी पौने कही जाती हैं। अब ये हो गया बादल जैसे सीरस क्लाउड यानी पक्षाभ, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। प्रायः छितराए रूप में रेशमी दिखते हैं। ये बादल छोटे छोटे हिमकणों के आकार में होते हैं। और ये जो बादल होते हैं पक्षाभ बादल, चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पक्षाभ मेघ दिखने लगते हैं। पक्षाभ छोटे छोटे कण होते हैं, सीरस क्लाउड कहते हैं। फिर पश्चात स्तरीय बादल यानी सीरो स्ट्रेटस क्लाउड इसे कहते हैं। सीरो स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं ये 18,000 से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल हेलो बन जाता है जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। पश्चात स्तरीय।
फिर पच्छाव कपासी सीरो कोमुलस क्लाउड जो है यह सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। फिर उच्च स्तरीय बादल अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, भूरे रंग की पतली चादरों वाले बादल को कहते हैं उच्च स्तरीय बादल अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। ये जो उच्च स्तरीय बादल होते हैं इनमें विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। फिर उच्च कपासी बादल होते हैं, एक स्तरीय कपासी बादल, फिर स्तरीय बादल स्ट्रेटस क्लाउड। ये बादल कुहरों के समान, इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्रायः शीतोष्ण कटिबंधों में सर्दियों में होता है। स्तरीय स्ट्रेटस क्लाउड। वर्षा स्तरीय बादल यानी निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये बादल जो है धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता कारण अंधकार छा जाता है और ये अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय बादल से यानी निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर एक है ये कपासी बादल। कपासी बादल मतलब ये गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होते हैं। कोमुलस क्लाउड से कहते हैं। कपासी बादल गुंबदाकार गोभी के समान होते हैं। फिर होते हैं कपासी वर्षा कोमुलस निम्बस क्लाउड। ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। कपासी बादल मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो बादल जिम्मेदार है, उत्तरदायी हो कपासी वर्षा। सर्वाधिक ऊंचाई पर पच्छाव स्तरीय बादल मिलते हैं। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है। टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पे आते हैं टॉर्नेडो यदि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण तेतुशिया थियोडोर फुजीटा के नाम पर किया गया है, जो कि जापानीज थे। फिर साफिर सिम्पसन मापक जो है का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। साफिर सिम्पसन का प्रयोग हरिकेन द्वारा हुई क्षति को मापने के लिए किया जाता है। फिर एक टाइफून होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास, जो कि यह 100 से 180 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है टाइफून। फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आयला, थाड़े, नीलम ने भारत को प्रभावित किया। नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसे म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। फिर यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है। शीतोष्ण में बाहर की ओर अधिक दाब होता है। ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो या गर्त, लो और गर्त मतलब डिप्रेशन या ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात, वेव साइक्लोन या विक्षोभ कहते हैं। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 से 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। प्रति चक्रवात जो होते हैं एंटी साइक्लोन, वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा गिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है प्रति चक्रवात में, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिध की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवातों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती हैं। प्रति चक्रवात सीधा एंटी साइक्लोन जो है साइक्लोन का सीधा जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, प्रति चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में
घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती हैं, जबकि चक्रवात में ये विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, जबकि यहाँ अनुकूल हो जा रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के प्रतिकूल होती हैं। ये मतलब सेम अपोजिट है साइक्लोन का। साइक्लोन में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, एंटी साइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, हो गया। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो होता है वह 30 से 35% होता है। मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 1 से 15%, प्रेरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20%, प्रेरी भूमि का 10 से 20, धान का 1 से 15, मरुस्थल का 20 से 30 और नव हिमपात का 75 से 95 सर्वाधिक होता है ये हिम का। और जबकि पृथ्वी का एल्बिडो 30 से 35। जल वाष्प, सौरिक विकिरण की अवरक्त विकिरण तरंग, इंफ्रारेडिएशन वेव तथा बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं। ऊष्मा बजट यानी हीट बजट एनर्जी बैलेंस, सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर आने वाले विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण कहते हैं। यानी जो सूर्य से पृथ्वी पर आता है उसे लघु तरंग कहते हैं, जो पृथ्वी से सूर्य की ओर जाता है उसे दीर्घ तरंग कहते हैं। देखो वायुमंडल में कौन गैस कितने हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20, आर्गन उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93 यानी 93 आर्गन हो गया, 40 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर नियान जो है 0 यानी 18 नियान है, हीलियम जो है 5 है, क्रिप्टॉन जो है 1 है, फिर हाइड्रोजन है, जेनान है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें उनका ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आ दोनों हो गया तो आ हो गया, फिर कार्बन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आर्गन के बाद है वायुमंडल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियान है, नियान के बाद हीलियम है, पहले हीलियम नहीं है, इसको ध्यान रखना। नियान के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन के बाद हाइड्रोजन है। ये ऐसा नहीं कि हीलियम के बाद हाइड्रोजन सीधा मार दो, हीलियम के बाद क्रिप्टॉन, फिर क्रिप्टॉन के बाद हाइड्रोजन, फिर जेनान। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरातल से 20 किमी ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किमी ऊंचाई तक और हाइड्रोजन 125 किमी ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इसमें अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यह है वायुमंडल का स्तरीकरण। पहले तापमान मंडल, थर्मोस्फीयर 100, फिर मेसोपोज जिसे कहते हैं, फिर मध्य मंडल मेसोफेयर, फिर इसमें होगा स्ट्रेटोस्पोज यानी क्षोभ मंडल, ये है 20। क्षोभ मंडल के बाद ट्रोपोस्पोज आ जाता है, फिर समताप मंडल के बाद स्ट्रेटोस्पोज आता है, मध्य मंडल, फिर मेसोस्पोज, फिर तापमंडल। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री की दर से तापमान में कमी होती जाती है। कितना? 6.5। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। कब? गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीतकाल में घट जाती है। क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम जबकि विषुवत रेखा पर अधिक होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। नासा के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर, वहीं औसतन 12 किमी। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। लियोन फिलिप डिजेरेंट डी बोट ने वायुमंडल की परतों को बांटा था। किसने? डी बोट ने वायुमंडल की परतों को बांटा था। उन्होंने निचली परत को ट्रोपोस्फियर और ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फियर नाम दिया।
फिर ये हो गया समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किमी ऊंचाई तक पाई जाती है। समताप मंडल बहुत शुष्क होता है, जलवाष्प बहुत कम मात्रा में यहाँ पाई जाती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल में उड़ान भरने हेतु आदर्श जगह यानी समताप मंडल में ही चलते हैं। ओजोन परत जो है, जो ओजोन लेयर है का अधिकांश भाग समताप मंडल में 10 से 50 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है समताप मंडल में। परंतु ओजोन परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण जो होता है समताप मंडल में, लगभग 15 से 35 किमी तक ओजोन का संकेंद्रण ज़्यादा हो जाता है, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओजोन। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल या उच्च कपासी सदृश बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या निक्रोइयस क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। फिर समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल में नाक्टिलूसेंट बादलों अथवा निशादीप्त बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। नाक्टिलूसेंट इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। कौन? मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। अब फिर तापमान मंडल हो गया, थर्मोस्फीयर मध्यमंडल। फिर हो गया आयन मंडल, यहाँ रेडियो और ये सब संचार के लिए होता है, इसे संचार मंडल भी कहते हैं। 80 से 640 किलोमीटर में। फिर इसमें आयन मंडल में ही कई परतें पाई जाती हैं, जैसे डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। कौन? डी परत। उसके बाद फिर ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। यह है ई परत को हेविसाइड परत भी कहा जाता है, केनली हेविसाइड। इसी प्रकार एफ परत तथा जी परत भी आयन मंडल की परतें हैं। एफ परत को एफ्लिटन परत भी कहा जाता है। एफ परत को क्या कहा जाता है? एफ्लिटन परत भी कहा जाता है। बहिर्मंडल को उसके ऊपर फिर बहिर्मंडल होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस। वायुमंडल में लंबवत संरचना सबसे निचली परत। विश्व में प्रवाल भित्तियाँ जैसे कहाँ का है, 30 से उत्तरी 30 दक्षिणी तक ये प्रवाल कर्क और मकर के मध्य होती हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण कर्क एवं मकर के मध्य होता है और इनका विस्तार 30 से 30 दक्षिणी अक्षांशों तक होता है और पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों या अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है इनका निर्माण। उसके बाद यह स्थलीय पूर्व पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। कोरल लीफ जो है महासागरीय नितल के 0.08 से 0.10% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, बहुत यानी थोड़ी मात्रा में। लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यही, मतलब क्षेत्रफल तो बहुत कम है लेकिन प्रजातियों की संख्या का आवास यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के प्रशांत महासागर में स्थित है। 2300 किमी लंबी यह प्रवाल है। कितनी? 2300 किमी है। 2500 नहीं है, 2300 किमी लंबी है। यह प्रवाल मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। कहाँ से? 10 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। लगभग 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां और लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्तियां यानी फ्रिंजिंग रीफ प्रायः कम चौड़ी तथा सकरी होती हैं। फिर उसके बाद इस तरह प्रवाल भित्तियां जैसे साकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप, ये सब हैं। एटाल घोड़े के आकार के होते हैं। जैसे प्रमुख एटाल कहें, एटाल एंटिलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। एटाल फूनाफूटी एटाल एक प्रसिद्ध एटाल है। फूनाफूटी क्या है? एक प्रसिद्ध एटाल है। सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों का निर्माण 25 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट
यह द्वीप के सहारे होता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 30 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक भी पाया जाता है। विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में तथा 17% इंडोनेशिया में पाया जाता है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अड्डू प्रवाल द्वीप एटाल हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम अटाल है। अड्डू यह हो गया विश्व के प्रमुख बांध, जैसे ब्राज़ील एवं पराग्वे दक्षिण अमेरिका की सीमा पर पराना नदी पर है। ब्राज़ील पराना नदी पर एक बांध है। ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा पर इतेपू बांध है। कौन सा बांध? इतेपू बांध जो है ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पे है। फिर उसके बाद है हुबर बांध, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के एरिज़ोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। हुबर बांध किस पे है? ये हुबर बांध जो है कोलोराडो नदी पे है। करीबा बांध यह जाम्बेजी नदी पे है। जाम्बेजी यह बांध जो है जाम्बिया और जाम्बेजी के मध्य सीमा रेखा पर बना है। करीबा बांध। फिर नूरेक बांध जो का निर्माण तजाकिस्तान के बक्स नदी पर किया गया है। नूरेक बांध कहाँ है? तजाकिस्तान में है। फिर हो गया ग्रैंड कुली बांध। कौन बांध? ग्रैंड कुली बांध। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। ग्रैंड कुली बांध कहाँ है? कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। यूएसए में है ग्रैंड कुली बांध। 550 फीट ऊंचा है। काहोरा बासा अफ्रीका के मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। काहोरा बांध। काहोरा कहाँ? जाम्बेजी, मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर। मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का ईस्टर्न कंट्री है, उसी में है। कुरोबे बांध जापान में स्थित आर्क बांध है। कुरोबे बांध जापान में है। कैसा बांध है यह? आर्क बांध है। कुरोबे नदी पर है। आकोशाम्बो बांध को वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई वोल्टा नदी में है, घाना में है। आकोशाम्बो बांध घाना में वोल्टा नदी पे है। इसे वोल्टा बांध भी कहा जाता है। फिर है ग्रांडे डिक्सन बांध जो कि स्विट्जरलैंड में है। ग्रांडे डिक्सन बांध कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। डिक्सन नदी पर है ये, इसीलिए इसके नाम पर ही पड़ गया। इंगूरी बांध जो कि जॉर्जिया में है, इंगूरी नदी पर। इंगूरी बांध जॉर्जिया में है, इंगूरी नदी पर। यह जल विद्युत परियोजना है इंगूरी बांध। वैजोंट बांध। कौन सा बांध? वैजोंट बांध इटली में वैजोंट नदी पे है। वैजोंट बांध कहाँ है? इटली में वैजोंट नदी पर है। 262 मीटर ऊंचा है। ओरोविले बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में के फीडर नदी पे है। ओरोविले जो है, जो भारत का ओरोविले पांडिचेरी में है, वहीं इसी का एक फेसिमाइल है जो भारत में आ गया। ओरोविले बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में फीडर नदी पे है। फिर उसके बाद है जियाओवान बांध। कौन सा? जियाओवान बांध। यह चीन के लानकांग में मेकांग नदी पर बनाया गया है। जियाओवान बांध। ये आर्क डैम है ये। फिर ये है रोगुन बांध। कौन? रोगुन बांध कहाँ है? तजाकिस्तान में। जुआंगिंग जहाँ चीन में है। जिनपिंग बांध चीन में है। नूरेक बांध तजाकिस्तान में 300 मीटर ऊंचा है। नूरेक बांध तजाकिस्तान में है। लिंगाओ है कोऊ चीन में है। जियोवोन चीन में है। जिलियोंग ये सब चीन में है। ग्रांड डिक्सन बांध स्विट्जरलैंड में है। बाई हेतान बांध चीन में है। बख्तियारी बांध ईरान में है। बख्तियारी बांध। दियामेर भाषा बांध पाकिस्तान में है। इंगूरी बांध जॉर्जिया में है। यूसुफेली बांध तुर्की में है। कौन? यूसुफेली तुर्की में है। मैनुअल मोरेनो टॉरेस जो है मैक्सिको में है। नियो झादू चीन में है और टिहरी भारत में है। बख्तियारी कहाँ है? ईरान में। दियामेर पाकिस्तान में। इंगूरी जॉर्जिया में। ग्रांड डिक्सन स्विट्जरलैंड में। नूरेक तजाकिस्तान में ये भी है। नूरेक और रोगुन और नूरेक दोनों ही तजाकिस्तान में है। करीबा बांध जो है
यह जाम्बेजी नदी पर है। कोलोराडो पर हूवर बांध है। दामोदर, पंचेत हिल, नील पासवान, जाम्बेजी करीब है। विश्व की प्रमुख नहरें हैं, जैसे मिस्र में ये सुएज नहर है, 164 किमी लंबी है, 1869 में बना था। 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर है में तेव हीफ बंदरगाह है। तेव हीफ बंदरगाह कहाँ है? मिस्र में है, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर। अब इसके उत्तरी सिरे पर सुएज नहर के पोर्ट सईद बंदरगाह है। पोर्ट सईद जो है उत्तरी पे है और दक्षिणी पर तेव हीफ बंदरगाह है। स्टालिन जो नहर है, श्वेत बाल्टिक नहर, बाल्टिक सागर ओनेगा झील को जोड़ते हुए आर्कटिक सागर, सफ़ेद सागर को जोड़ती है स्टालिन नहर। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। कौन? राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर जो कि जलमार्ग महान झीलों में अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। फिर जलपास जो है एक लाभ पद्धति है नहरों या झीलों में। जलपास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहां जलस्तर में अचानक परिवर्तन होता है, वहां जलपास प्रणाली अपनाई जाती है। पनामा नहर डेन्यूब नदी पर, राइन नदी में जलपास कहाँ कहाँ है? पनामा नहर में है, डेन्यूब नदी पे है, राइन नदी पे है। जलपास ये पद्धति का प्रयोग किया गया है। सुएज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं है, जलपास का सुएज में नहीं है। लुडविग्स नहर जो कि दक्षिणी जर्मनी के में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। कौन? साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। 1987 अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गा डान नहर रूस में है। वोल्गा डान नहर कहाँ है? रूस में है। वोल्गा और डान नदी आपस जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। एक है वैलेंट जो नहर है, यह कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो के मध्य है। वैलेंट नहर ईरी और ओंटारियो जो झील है उसके मध्य है। फिर एक ईरी नहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वैलेंट नहर तो कनाडा में है और ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह ईरी जो है ईरी झील एवं हडसन नदी के मध्य है। ईरी जो है ईरी झील और हडसन के मध्य है और वैलेंट ईरी और ओंटारियो के मध्य है। सू नहर अमेरिका में है, सुपीरियल को ह्यूरॉन से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के मध्य है। बाल्टिक को उत्तरी सागर से जोड़ती है कील नहर जर्मनी की। न्यू वाटरवे जो कि नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के मध्य है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम तथा उत्तरी सागर के मध्य है। गोटा नहर जो कि स्वीडन में है, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य है। गोटा नहर स्वीडन में है, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य है। वोल्गा डान जो है रूस में है, वोल्ग्राडो एवं सिमिलियांस्क जलाशय के मध्य है। फिर अल्बर्ट जो है नहर जो है बेल्जियम में है, एंटवर्प एवं लीग के मध्य है। एंटवर्प एवं लीग के मध्य है अल्बर्ट नहर बेल्जियम में। फिर जलडमरू मध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। और 85 किमी चौड़ी यह जलसंधि चुक्सी सागर एवं आर्कटिक सागर का जो भाग है दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर। डोवर जलडमरू में इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। डोवर इंग्लिश चैनल पूर्वी भाग में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जली रेल सुरंग बनाई गई हैं। ये सुरंगें हैं इंग्लैंड के केंट फॉल्ट स्टोन एवं फ्रांस के फास डे कैलेस में कोक्लेवेले को जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य बंगाल की खाड़ी में पाक जो जलसंधि है 64 से 137 किमी के मध्य इसकी चौड़ाई है। पाक की रॉबर्ट पाक के नाम से इसका किया गया। फिर हरमुज जलसंधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हरमुज है। अब विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य जैसे मलक्का है, तो मलक्का जो है जलडमरू मध्य अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर
को जोड़ता है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। सुंडा जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा को हिंद महासागर से जोड़ता है, इंडोनेशिया का है। युकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है। युकाटन जलडमरू मध्य मैक्सिको क्यूबा में है। ओंट्राटो जो है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ता है। ओंट्राटो जलडमरू मध्य एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपस में जोड़ता है। इटली अल्बानिया, जो कि इटली अल्बानिया का अधिकार क्षेत्र है इस पे। अलमंदेव जो कि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अलमंदेव लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यमन और जिबूती के अंतर्गत आते हैं ये सब। फिर कुक जो है तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को आपस में जोड़ता है। मोजाम्बिक चैनल जो है हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक को मेडागास्कर के मध्य, मोजाम्बिक हिंद महासागर। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर के मध्य आयरलैंड इंग्लैंड को जोड़ता है नॉर्थ चैनल। फिर टॉरेस जलसंधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच है टॉरेस। फिर बॉस्पोरस जलसंधि काला सागर एवं मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है, जो कि तुर्की में है बॉस्पोरस। डेविस जो है डेविस बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य है फ्लोरिडा। मैगलन जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य है। मैगलन प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर में। चिली में है। मकास्सर जावा सागर एवं सेला बीच सागर के मध्य। मकास्सार जावा और सेला बीच के इंडोनेशिया। लूजोन जो है दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपीन सागर, लूजोन। तारतार जो है जापान सागर एवं अखोटस्क सागर के मध्य। तारतार जलसंधि जापान को अखोटस्क के मध्य है, रूस में। डोवर जो है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ता है। फिर यह है डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड व आइसलैंड को जोड़ता है। फिर है पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। भारत व श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। बेरिंग सागर जो है बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, रूस व यूएसए के मध्य है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन व मोरक्को के मध्य है। कोरिया सागर चीन जापान। डर्डेनेलीज सागर जो है कौन, डर्डेनेलीज एजियन सागर एवं मरमरा सागर के मध्य आपस में जोड़ता है। डर्डेनेलीज किसको जोड़ता है, एम को, एजियन को मरमरा के साथ जोड़ता है, जो कि तुर्की में है डर्डेनेलीज। फिर यह है बॉस जो है दक्षिणी महासागर एवं तस्मान सागर के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया में। सुसीमा पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर के मध्य है, जापान एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है। फिर यह है सुगारू जो है जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य है, जापान में। सुगारू जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य है, जापान में। फोवेक्स प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर के मध्य है, न्यूजीलैंड में। फोवेक्स। हडसन अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी कनाडा के मध्य है। बेले आ इले अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा में। अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा। हारमूज जो है ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी के मध्य, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य है हारमूज। ओमान की खाड़ी एवं फारस खाड़ी को हारमूज जोड़ता है। फिर ये लोम्बोक जो है जलडमरू मध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है, इंडोनेशिया वाली में। गल्फ ऑफ थाईलैंड सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच, गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के मध्य बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है।
बोथनियक खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है, बोथनियक खाड़ी। फिर है बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। यह है कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, कार्पेंट्रिया की खाड़ी कहा जाता है, कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में है, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन हैं? फारस खाड़ी से तो एक है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर। देखिए ई से कौन है? एक ईरान, इराक 2 हो गया, का से कुवैत, कतर हो गया 2, ब से बहरीन, अ से अमीरात। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मध्य सीमा बनाता है।